ये इस कलर का होगा। जैसे संतरे का रस होता है। हकीकत में हम बात करते हैं हमेशा धरती माता की। जब मैं माता कहता हूँ, माता का मतलब है जिंदा है। धरती जिंदा है। धरती को कहा गया शिव। अब मैं आपको सच बताता हूँ, वेदों का सच। जो शिव शब्द है वो धरती ही है, ठीक है ना। शिव की बारात कौन सी है? जो धरती में रहने वाले जीव हैं, धरती में रहने वाले जीव हैं, वो शिव की सेना है। और एक माँ, जब धरती माँ, तो माँ का मतलब है माँ पार्वती, यानी वनस्पति जगत। धरती शिव, माँ पार्वती, नाना प्रकार के जंगल वन वनस्पतियाँ, और उसके बाद हैं जीव, जो आँख से दिखने वाले जितने भी जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, आदमी, ये क्या है? जीव। ये क्या है? सूक्ष्म जीव। ये है सूक्ष्म जीव। हकीकत में ये शिव की सेना है। वनस्पतियां मां पार्वती, और फिर जीव, बड़े जीव जो आंखों से दिखते हैं, जिसमें इंसान भी है। मनुष्य के बारे में सब लोगों ने सुना है, कहा गया है कि मनुष्य इस धरती पर ईश्वर की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। यानी मैं इस धरती की सबसे सुंदर और अंतिम रचना हूं। कौन? मनुष्य। धरती पर परमात्मा का साक्षात स्वरूप कोई देखना चाहे तो मनुष्य खुद को देख ले कि मैं ही परमात्मा हूं। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंदर भी परमात्मा का एक अंश है। हमारा जो शरीर है वो पदार्थ से बना है। शरीर क्या? एक पदार्थ है, और दुनिया में सब पदार्थ फैला हुआ है। धरती एक पदार्थ है, पानी एक पदार्थ है, हवा एक पदार्थ है, आकाश एक पदार्थ है, एनर्जी, आग एक पदार्थ है। चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी ये शरीर तो पदार्थ से बना है, और पदार्थ से में ही मिल जाना है। लेकिन हमारा जो वास्तविक परिचय है वो है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। इस शरीर रूपी पिंजड़े से आत्मा ही निकलेगी, वही मैं हूं। तो मैं संसार में आया क्यों हूं? परमात्मा ने क्या जरूरत थी? परमात्मा ने जब 84 लाख योनियों की रचना कर दी, उसकी धरती सज गई, मनुष्य को ना बनाता तो क्या गड़बड़ होता? कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता। किसी भी वनस्पति को कोई मनुष्य काटता नहीं, पानी को बर्बाद करता नहीं, धरती के ऊपर ट्रैक्टर चलाता नहीं, किसी जीव को मारता नहीं। तो परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि जा, तेरे लिए खूबसूरत बगिया बना दी मैंने, अब तू उस बगिया का माली है। मनुष्य इस धरती रूपी बगिया का माली है। अब माली, जो माली होगा उसके मन में लालच नहीं होना चाहिए। माली के दिमाग में हमेशा एक ही चीज होनी चाहिए कि माली परमात्मा की, ईश्वर की, मालिक की बगिया है। ये परमात्मा रूपी मालिक, इस बगिया का मालिक कौन है? परमात्मा। मैं माली हूं। परमात्मा ने हमको माली के हैसियत से कहा कि तुम जाओ,
अपने रोजी रोटी यानी पानी पीना, हवा लेना, भोजन करना, लेकिन इस बगिया को खराब मत होने देना। बीच में ये आए भौतिक संसाधन जो मनुष्य ने बनाए। तो परमात्मा, देखिए परमात्मा के जो प्राकृतिक संसाधन थे जो परमात्मा ने हमको दिया, हमको भौतिक संसाधन परमात्मा के संसाधनों से बेहतरीन लगने लगे। अब मुझको धरती अच्छी नहीं लगती, अब मुझको जंगल अच्छा नहीं लगता, अब मुझको चिड़िया अच्छी नहीं लगती, अब मुझको तितली अच्छी नहीं लगती, अब मुझे नदी का पानी नहीं अच्छा लगता, अब मुझको आरओ का पानी अच्छा लगता है, घोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बाइक अच्छी लगती है, बैल अच्छे नहीं लगते हैं, ट्रैक्टर अच्छा लगता है। तो हमारे जो दिमाग में भौतिक संसाधनों का जो लालच है ना, उसकी वजह से भौतिक संसाधन तो बनाता है उद्योगपति, ये प्राकृतिक संसाधन तो बनाए भगवान ने और हमको फ्री में दिए। हाँ। लेकिन कहते हैं फ्री की चीज की अहमियत कम होती है और जो चीज पैसे से मिलती है उसकी अहमियत ज्यादा होती है। तो भौतिक संसाधन तो बना रहे हैं उद्योगपति, और कोई भौतिक संसाधन 1 लाख का मिलता है, कोई 10 लाख का मिलता है, कोई 50,000 का मिलता है। तो हमको भौतिक संसाधन बहुत अच्छा लगता है आज। तो हम सोचते हैं भौतिक संसाधन एनी हाउ हमको चाहिए, फिर जमीन बेचनी पड़े, जमीन की उर्वरता बेचनी पड़े, जमीन के नीचे का पानी बेचना पड़े, जमीन के ऊपर का जंगल बेचना पड़े। यानी परमात्मा की व्यवस्था के साथ अगर अन्याय, अत्याचार, दुराचार भी करना पड़े तो मैं करूंगा। तो आज की पीढ़ी का जो व्यक्ति है परमात्मा की व्यवस्था के साथ अनाचार, दुराचार करता चला जा रहा है, और इसके बाद भी वो क्या समझता है कि परमात्मा बेवकूफ है। मतलब परमात्मा ये नहीं जानता है जो मैं उसके साथ कर रहा हूं। हम तो 2 किलो लड्डू लेके जाएंगे, वो भी नकली घी के, बजरंगबली के दरबार पे चढ़ाएंगे, बजरंगबली खुश हो जाएगा। हम सिंथेटिक दूध लेके जाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, शिव खुश हो जाएगा। मैं राम नाम की माला जपूंगी, राम खुश हो जाएगा। तो यहां पर परमात्मा और दुखी है कि हे मनुष्य, तुम जैसे थे मैं देख रहा हूं, लेकिन अब आप हमको बेवकूफ क्यों बना रहे हो? ठीक है ना। चलिए, तो मित्र, बात प्राकृतिक खेती की मैं करता हूं अक्सर, और प्राकृतिक खेती की बात करते करते कभी कभी इस तरीके की बातें मैं कर लेता हूं। ये जीवामृत की जरूरत क्यों पड़ी आज? जैसे कई किसान पूछते नहीं हैं, लेकिन उनको सवाल करना चाहिए कि साहब ये बताइए कि आज के 100 साल, 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले जीवामृत की बात नहीं होती थी। आज जीवामृत की जरूरत क्यों पड़ रही है? खेती में कौन सा निवेश आ गया? तो मैं फिर बताऊं, ये निवेश की जरूरत थी नहीं, ये जरूरत पढ़े लिखे लोगों ने बनाई है। कैसे? आपको बोले कि आपकी ज़मीन में वाइट ग्रब है, आपकी ज़मीन में दीमक है, ये दीमक बहुत खतरनाक होती है, इसको मारने के लिए अमुक 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 इंसेक्टिसाइड डालिए। उद्देश्य जानते हो क्या मित्र? मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। हकीकत ये है कि लोग चाहते थे कि जिस दिन किसान की धरती के जीव खत्म होंगे उस दिन मेरी मार्केटिंग बहुत अच्छी फलेगी फूलेगी। किसान समझ नहीं पाया और उसने पेस्टिसाइड डाल करके वो सारे जीवाणु मार दिए जो जमीन को बनाते थे। अब वो मर गए। अब जब जीवाणु मर गए, ये जरा बेटा उठाना पत्तियां थोड़ी, ला बस। मित्र, ये क्या है? बाग बगीचों की पत्तियां।
ये फसलों का अवशेष भी कह सकते हैं, ये खरपतवार भी कह सकते हैं, इस प्रकार का पशुओं का मलमूत्र भी। लोग कहते हैं मल्चिंग करो, कार्बनिक पदार्थ डालो। हमने ये कार्बनिक पदार्थ खेत में डाले, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ फसलों का भोजन नहीं है, ये कच्चा माल है, इसको मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये ह्यूमस में कैसे कन्वर्ट हो, उसके लिए जीवाणु चाहिए, केंचुआ चाहिए, दीमक चाहिए। हमने दीमक भी मारी, केंचुआ भी मारे और सूक्ष्म जीव भी मारे। अब मैं किसान से कहता हूं गोबर डालो, गोबर की खाद डालो, खरपतवार डालो, मल्चिंग करो। दावे के साथ कहता हूं उस मल्चिंग को ह्यूमस में कन्वर्ट कौन करेगा जब तक जीवाणु नहीं होंगे। किसान बेचारा डाल रहा है, वो कहता है कि साहब मैंने तो 4 ट्राली गोबर की खाद डाला था, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला और नहीं मिलता। तो जब तक ये जीवामृत, तो जीवामृत क्या है? जीवामृत है मिट्टी में रहने वाले हजारों लाखों प्रकार के लाभदायक जीवाणु जिनको मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारा है। मैं बोल रहा हूं हजारों लाखों प्रकार के जीवाणु। आज वो कहां मिलेंगे अगर उनको खोजा जाए? तो जंगल में। सिंपल सी सुन लेना बात को। बहुत सारे लोग कहते हैं गाय के गोबर में, झूठ बोलते हैं वो। गौमूत्र में झूठ बोलते हैं वो। आपके पास गाय है? किसी के पास है? आपके पास भी है? गाय के गोबर में, जैसे आप गाय का गोबर कहीं डालते रहते हो, लोगों ने बताया कि 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु है। 1 ग्राम गोबर में अगर 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु होंगे, गाय ने गोबर किया, किसान ने यहां डाला, तो 24 घंटे में वो गाय का गोबर मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जीवाणु जो उस गोबर में हैं, वो जीवाणु उसके स्टोमक में थे, पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले। जब गोबर किया तो किसी ने माइक्रोस्कोप से देखा, बोले जीवाणु हैं जी, जीवाणु तो हैं, लेकिन अब उनका यहां कोई रोल नहीं है। अब सुनना, जीवाणु 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जब होते थे, तो इस मिट्टी में भी 1 ग्राम मिट्टी में 5 करोड़ जीवाणु कभी होते थे। कब होते थे? मैं बता रहा हूं, देश का सारा किसान सुने इस बात को, जरा अध्ययन करना। आप 40 साल पहले, 30 साल पहले जब शौच क्रिया के लिए सुबह लोटा लेके खेत में जाते थे, अगले दिन फिर वहीं जाते थे, तो क्या देखते थे कि आपका मल 24 घंटे के अंदर मिट्टी बन गया है। यानी कि 5 करोड़ बैक्टीरिया उस मिट्टी में पहले हुआ करते थे और इतने ताकतवर थे कि आपके द्वारा विसर्जित किया गया मल 24 घंटे में मिट्टी में कन्वर्ट कर देते थे। जंगलों में वो वाले जीवाणु हैं। आज देश के जो लाखों किसान हमसे जुड़े, वो सब किसान यही कहते हैं, साहब मैंने वो गौमूत्र गोबर वाला बनाया, 5 साल डाला, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मित्र, ये जीवाणु जंगल के हैं। अब जैसे बहुत सारे किसान हैं जो जिनके यहाँ जंगल नहीं है, तो जैसे रोजाना 10, 15, 20 किसानों से बात होती, तो मैंने कहा अगर आपके पास जंगल है तो जंगल चले जाओ। जंगल में जहाँ पर पेड़ों के नीचे ढेर सारी पत्तियाँ पड़ी हों, पत्तियों को हटाइए और मिट्टी में नमी होगी, भुरभुरी मिट्टी होगी, वो मिट्टी ले आइए, उसमें जीवाणु हैं। तो जिन किसानों के पास ऐसे एरिया है, वो जंगल जा कर के मिट्टी लाएं, 5 किलो ड्रम में डालें, 200 लीटर पानी भरें और इस ड्रम में 30 किलो भोजन हमको चाहिए। जैसे वो वाले लोग बताते हैं 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ 72 घंटे में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़
बरगद के पेड़ की 250 ग्राम मिट्टी, जिसमें जीवाणु थे या नहीं थे भगवान जाने, 72 घंटे में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इस ड्रम में 200 लीटर जीवाणुओं को 10 की पावर 9 होने में 30 किलो खाद्य पदार्थ की जरूरत है। वो चीनी हो सकती है, वो गुड़ हो सकता है, आधी चीनी आधा आटा, आधा गुड़ आधी चीनी, ऐसा हो सकता है। यानी इस 200 लीटर के ड्रम में अगर बैक्टीरिया बहुत अच्छा डेवलप करना है तो 2 महीने में हमको 30 किलो मटेरियल चाहिए भोजन। वहाँ क्या था, 72 घंटे में बनेगा, केवल 2 किलो मटेरियल चाहिए और 2 महीने का वक्त चाहिए। 2 महीना, 2 महीने में ये इस कंडीशन में आएगा कि जब ये इस तरीके का बन जाएगा। अब ये ड्रम 10 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। एक ड्रम यानी 1 एकड़ में केवल 20 लीटर ये डालना है। 1 एकड़ में केवल 20 लीटर आपकी खेती हो जाएगी। मित्र, एक चीज और बता दूं, मैंने बोला कई किसान ऐसे भी हैं देश के जो गोबर गौमूत्र वाला जीवामृत बनाते हैं। मान लेते हैं किसी का अच्छा भी होगा, वो कह रहा है साहब पिछले 7 साल से डाल रहा हूं, रिस्पांस कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा मित्र, 2 चीजें होती हैं, जैसे आपको दही बनाना है घर में तो दूध होना चाहिए, फिर जामन होना चाहिए। दही बनाना है, दूध घर में है नहीं और किसी ने कहा जामन ले आओ दही बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो खेत में हमको जीवांश बनाना है, जीवांश कार्बन। मिट्टी की जांच कराते हैं तो क्या लिख के आता है, जीवांश कार्बन इतना है, 0.3% है। हमको जमीन में जीवांश कार्बन बढ़ाना है। तो जीवांश कार्बन क्या बढ़ाना? जीवांश कार्बन मरे हुए जीव और कार्बन, यही फसलों का भोजन है। तो कार्बनिक पदार्थ से कार्बन बनेगा। कार्बनिक पदार्थ जो अभी पत्ता दिखा रहा था, ये कार्बनिक पदार्थ से बनेगा कार्बन। जीवांश बनेगा जीवाणुओं से। तो अभी आपके खेत में आपने जीवाणु तो डाल दिए, तो जीवाणु जब मर जाएंगे तो जीवांश मिल जाएगा। कितना? जितने जीवाणु मरेंगे उतने ही तो जीवांश मिलेगा। लेकिन जीवाणु ज्यादा हो, ज्यादा मरे, ज्यादा जीवांश बढ़े, उसके लिए कार्बन भी ज्यादा बने। तो कार्बनिक पदार्थ भी उसी अनुपात में ज्यादा डालना है। जैसे आप हमसे ले गए, ये बनाया और अपने खेत में डाला, और साहब गोबर की खाद तो डाली नहीं, खरपतवार तो बीडीसाइड से मार दिए, फसल जब काटी तो खलियान में ले आए, भूसा बेच दिया, गेहूं भी बेच दिया। अब आप फोन करके कह रहे हो कि सचान साहब आपका जीवामृत डाल रहा हूं लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो नहीं आएंगे। एक गृहिणी आपके घर में आ गई, जैसे मान लो किसी ने अपने बच्चे की शादी की, और जब शादी के लिए लोग जाते हैं तो क्या पूछते हैं लड़की वालों से कि तुम्हारी बेटी को क्या क्या बनाना आता है? तो उन्होंने कहा जी सब कुछ बना लेती है जी। आपने शादी कर ली, आपने कहा ये जीवाणु क्या करता? आपने कहा सब कुछ कर लेता है जी। आप मेरे यहाँ से जीवाणु ले गए, लेकिन आप जीवाणुओं से कह रहे हो कुछ कर, खेत में भोजन बना फसलों के लिए। तो जब तुम्हारी किचन में घी नहीं, तेल नहीं, आटा नहीं, मैदा नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, अब वो गृहिणी से कह रहे हो कि पिज्जा बना दे, कढ़ी बना दे, कैसे बनाएगी? वो है तो इंटेलिजेंट, बना तो देगी, लेकिन जब उसके किचन में सामान होगा तब बनाएगी ना। तो ठीक यही चीज यहां है। ये फसलों के लिए भोजन बनाने वाली गृहिणियां हैं, लेकिन इनको भोजन बनाने का मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ जो चाहिए। तो जैसे मैं कहता हूं कि
अभी जीवांश कार्बन की बात आई, आप आगे आ जाए थोड़ा सा, बस जीवांश कार्बन की बात आई। मैंने कहा 1% कम से कम जीवांश कार्बन होना चाहिए। कितना? कम से कम 1% होना चाहिए जीवांश कार्बन। अधिक से अधिक 2 हो जाए, 3 हो जाए और अच्छा। तो जानते हो क्या होता है, जैसे ही जमीन में जीवांश कार्बन 1% 2% के आसपास होगा, आपका वहां क्वेश्चन क्या था कि उर्वरक डालने पड़ते हैं। उर्वरक क्यों डालने पड़ते थे? आपने गेहूं बोया, गेहूं को इतना बड़ा होना है, इतना बड़ा होने के लिए उसको सॉइल से कुछ ऊर्जा चाहिए, मिट्टी में उतनी ऊर्जा है नहीं, तो छोटा रह गया, तब फिर आप यूरिया डीएपी पोटाश डालते हो। अगर जमीन में जीवांश है तो फिर उर्वरकों की कोई जरूरत नहीं। अगला, अगर जमीन में ये बेनिफिशियल जीवाणु हैं तो आपकी किसी भी फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी। यानी आज जो निमेटोड्स देश के 20% हिस्से में फल में सब्जी की खेती करने वालों को निमेटोड्स की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है, उनको निमेटोड्स की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा अगर ये हैं तो सॉइल बोर्न डिजीज भी नहीं लगेगी। दूसरा क्या था, एक चीज और बता दूं मित्र, जो लोग कहते नहीं हैं, हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति से पूछो क्यों दाल रोटी में स्वाद है, बोला नहीं है। भोजन में पौष्टिकता है, तो पौष्टिकता के बारे में किसी ने सोचा नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे कुछ सोचना ही नहीं, मैं तो गुलाम हो गया हूं। आपको नहीं पता कि आपके भोजन में पौष्टिकता नहीं है। कैसे? अगर पौष्टिकता भोजन में होती तो बाजार में मेडिकल साइंस के लोग सप्लीमेंट्री फूड ना बेच रहे होते। ओमेगा 3 ले लो, कैल्शियम की गोली ले लो, आयरन की गोली ले लो, मैग्नीशियम की गोली ले लो। क्यों? ये सारी चीजें मित्र धरती माँ प्रोवाइड कराती है। धरती माँ को कुछ दोगे, धरती माता में कुछ होगा, तो धरती माता आपको सब कुछ देगी। माँ की ममता आप जानते हैं, माँ कोई भी चीज छुपा के नहीं रखती। उसके पास जो कुछ भी होता है सब बच्चों को दे देना चाहती है। अब बच्चे इतने नालायक हो गए कि धरती माता को ही कुछ नहीं देना चाहते। और क्या मांगती है आपसे? धरती माता ने स्वर्ण भस्म मांगा क्या? दूध मांगा क्या? शहद मांगा क्या? वो कहती, हे पुत्र, तुम जिसको विष समझते हो वो केवल दे दो हमको। क्या? कूड़ा करकट, मल मूत्र, सड़ा गला सब हमको वापस करो, इसी से मैं अमृत बना के दे दूंगी तुमको। चना, मटर, मसूर, आम, फल, सब्जी, चाहे जो कुछ ले जाओ, केवल कचड़ा लौटाओ। और शिव की जो माया है, शिव की जो बारात है, उसको मारने का प्रयास मत करो। अगर मैं इतना ही समझ गया ना, तो आप समझ लीजिए आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आती, ऊपर ऊपर निकल जाती हैं, तो फिर आप जहां संघर्ष में हैं वहां संघर्ष आपका चलता रहेगा। संघर्ष कभी बंद नहीं होना। तो आपको क्या मैंने बताया कि कचड़ा, गंगानगर की मिट्टी को मजबूत करना है तो जितना भी बायो बेस्ट मटेरियल है फसल का, वो ना बेचेंगे। एक बात और बता दूं, कोयला, पत्थर का कोयला 25 रुपया किलो हो गया है, लकड़ी का कोयला 40 रुपया किलो है, डीजल 90 रुपया किलो है। इंडस्ट्री को आग जलाने के लिए सारे प्रोड्यूस जो आग फायर वाले हैं सब महंगे मिल रहे हैं। इसलिए किसानों के साथ क्या छल हो रहा है? पराली न जलाओ, पराली
किसान ने कहा साहब ना जलाएं तो क्या करें? बोले पराली को बेलन ले लो, उससे ऐसे करके रोल बना के हमको दे दो 80 रुपये कुंटल, यानी 8 रुपये किलो का ईंधन उन फैक्ट्रियों को दे दो। यानी किसान जलाएगा तो पॉल्यूशन होगा, इंडस्ट्री जलाएगी तो पॉल्यूशन नहीं होगा। मित्र, बड़ा हिम्मत जुटाता हूँ ये सच बोलने की, थोड़ी सी आप भी हिम्मत जुटा लीजिए ये सच सुनने की, सबका भला हो जाएगा। और अगर मैं सच बोलता रहा, आपने सच नहीं स्वीकार किया, तो आप जहाँ खड़े हो वहीं खड़े होगे। मेरा अपना ओपिनियन है कि मैं तो जी लिया, हमारे बच्चे यहाँ जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक ही निवेदन करता हूँ कि धरती माता के वैभव को, प्रकृति की समृद्धि को लूटने देना या लूटना, हम चौकीदार हैं। किसान प्रकृति का चौकीदार है।